ऐसा पेपर आईबीपीएस क्लर्क में यदि देखने को मिलता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके 30 आउट ऑफ 30 कहीं नहीं गए। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नवीन पांडे, आईबीपीएस 2019 बैच सेलेक्टेड। आज मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर कराने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका। आपको ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा मेरी वीडियोस के माध्यम से। इस पार्ट में मैं आपको इंग्लिश के बारे में पूरा बताऊंगा और पेपर का लेवल देखिए आप कैसा, एग्जाम में सेम इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एरर डिटेक्शन से है। अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द इंडियन रोड्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन। इनिशियली देखने में इसमें कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा, पर लेकिन थोड़ा सा आप इंटेंशनली इसको देखिए। अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, टू एयर पॉल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द इंडियन रोड्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एस लगा के इन्होंने इसको सिंगुलर कर दिया, जबकि इसको करना है हमको प्लूरल। तो कंट्रीब्यूट्स के बदले क्या आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, तो जो आपके एरर है वो डी पार्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। फार्मर्स हु हैड स्टेड put at sites around the national capital for a years are now dispersing, but not with much clear on the road ahead। अब पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, बट नॉट विथ मच क्लियर ऑन द रोड अहेड। मच क्लियर नहीं, मच, यहाँ पे जब आप किसी को कंपैरिजन करते हो तो आप जो नाउन यूज़ करते हो क्लियर नहीं, क्लैरिटी होती है। तो मच क्लैरिटी ऑन द रोड होना चाहिए। ठीक है, मच क्लैरिटी ऑन द रोड अहेड। ठीक है, अब ये समझ में आई बात को कि फॉर एन ईयर नाउ डिस्पर्सिंग बट नाउ विद मच क्लैरिटी ऑन द रोड, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी चीज़ें ये लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है आपका, इफ़ आई वॉज अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटेबल डोमिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो ऐसा है कि मतलब फ्री के नंबर है, सबको पता है। जब भी कोई ऐसी इमेजिनेशन वाली सिचुएशन आती है, यहाँ पे आई वॉज नहीं, आई वर का यूज़ किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड डू दैट, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू दैट। तो यदि आप कोई चीज़ ऐसा होते जो काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं तो वॉज के बदले वर का यूज़ किया जाता है। ये सबको पता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बताते हैं, मतलब पार्ट नंबर ए में एरर थी इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को बताते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग एडजर्नमेंट द ज्यूरी हैव गिवन द वर्डिक्ट ऑन सैटरडे। अब ज्यूरी की बात करिए, ज्यूरी गिवन द वर्डिक्ट, इसका मतलब इफ़ ज्यूरी गिव्स वर्डिक्ट इट मीन्स दे आर, वो सब एक साथ है। उनका डिसीजन क्या हो गया है, उनका उनका डिसीजन एक साथ हो गया है। इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करेगा, प्लूरल की तरह बिहेव नहीं करेगा। और सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैव के बदले क्या यूज़ होगा, हैज़ आएगा। तो पार्ट नंबर बी में एरर थी इसमें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। यू हैड बेटर टू वॉच द वे यू वॉक टू मी इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है टू टू दो बार आया हुआ, वहीं एक्चुअल में एरर छुपी हुई है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे एक बार वो फिर से पढ़ के देखिए। यू हैड बेटर टू वॉच द वे यू टॉक टू इन द फ्यूचर। यू टॉक टू इन द फ्यूचर तो सही समझ में आ रहा है, यू हैड बेटर टू वॉच द। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिक्कत है। जब भी ध्यान रखिए, आप हैड बेटर यूज़ कर रहे हों, या फिर हैड रेदर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हैड एज सून यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ में आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेयर इन्फिनिटिव को आगे फॉलो नहीं करती हैं। तो जब भी आपको चीज़ देखने को मिले तो आप ध्यान रखिएगा, आपको बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे टू को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एरर कौन से पार्ट में आई, पार्ट नंबर बी के अंदर आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। सीधा सीधा एरर दिख गया। लेटर, लेटर की स्पेलिंग ये होती नहीं है, लेटर LATER होता है। लेटर का मतलब होता है बाद में, और ये लेटर का मतलब क्या है, तुम्हारा पत्र से है। तो पत्र का कोई लेना देना नहीं है। तो पार्ट नंबर सी के अंदर एरर है यहाँ पर। ठीक है, देख रहे हैं आप पेपर कितना इजी, कितना इजी। मतलब मेरे ख्याल से 6 एरर डिटेक्शन में से 5 तो आसानी से बनाया सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी किसी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट फाइंड करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि वो स्टेटमेंट जो जनरल एक आइडिया देगा हमको पैसेज के बारे में कि यार ये किस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है। जनरल आइडिया सर्च करिए आप। अब पहला पार्ट में क्या है, एंड बिकॉज शुरू नहीं हो सकता कोई भी सेंटेंस एंड बिकॉज से। सेकेंड, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। ठीक है, अभी कोई की प्रॉपर्टी बता रहा है कि ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी मैटर को टाइनी स्पेस में ले गया, पर लेकिन ये क्या चीज़ है उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया। पार्ट नंबर सी में जाइए। अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। अब सिंपल सा दिख रहा था तुमको, सी पार्ट इंट्रोडक्शन दे रहा है, बता रहा है ब्लैक होल के बारे में, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो सकता है जरा देखिए। अब सी वाले दो ऑप्शन है, या तो सी ई बी ए डी होगा या तो सी बी डी ए ई होगा। अब जरा देखिए, आप बता दिए इन्होंने कि ब्लैक होल में क्या होता है, ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, मतलब उसमें यदि लाइट भी चली जाए तो वो भी उसमें से बाहर नहीं आ सकती, तो उसके प्रॉपर्टी ग्रेविटी की बता रहा है। तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो भी ग्रेविटी के बारे में यदि बता रहा है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। तो सी के बाद बी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सीधे आंख बंद करके बी लगा दीजिए, आगे आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, पर लेकिन अपन को सारी चीज़ दिख गई वो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देख लिया जैसे कि ओपनिंग स्टेटमेंट अपन को चेक करना रहता है, जो अपना जनरल आइडिया उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अपने 5 क्वेश्चन थे, तो पाँचों क्वेश्चन अपन को मिल जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 19 तक ये एक रीडिंग कंप्रहेंशन है, और रीडिंग कंप्रहेंशन इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, हिसाब से जवाब देना है। तो जनरली जो क्वेश्चन से इससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जहाँ पर डाउट क्रिएट हो सकता है, मैं केवल उन क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेल एज हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है, स्टेल का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है पुराने से। कोई भी चीज़ जो कि ओल्ड है उसको अपन बोलते हैं स्टेल, मतलब नो लॉन्गर न्यू एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं पुराना। तो यदि आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड भी काम करती है, यदि आपको और के वर्ड्स पता है तो आप उसका आंसर लगा सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपसे एंटोनिम पूछा है, वो है चिपर। चिपर का मतलब होता है ऐसा, मतलब इसका मतलब होता है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है। ठीक है, जिसका मतलब होता है न्यू, नो मतलब न्यू, मतलब जो नया होता है, कोई चीज़ न्यू है, तो वो इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्या बोल रहा है, इसमें बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रन। रन देखने में जनरली सेंस आता है दौड़ना, ठीक है, पर एक और जैसा अपन ने एक वर्ड पढ़ा होगा, रन द बिजनेस इज रनिंग वेरी वेल। तो रनिंग का मतलब होता है कोई भी बिजनेस के सेंस में कोई चीज़ चल रही है, अच्छे से काम कर रही है, मतलब जो भी अपन प्लानिंग सोच रहे हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है, सिनोनिम पूछा है, मतलब इसके जैसा मिलता जुलता वर्ड वो है एग्जीक्यूट। ठीक है, कास्केट का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो और भी वर्ड है इसका मतलब आप चाहे तो जान लीजिए। जैसे कि एक वर्ड आपने देखा था नॉक्सियस। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, कोई भी चीज़ जो आपको नुकसानदायक होती है उसको अपन बोलते हैं नॉक्शियस। दूसरा वर्ड था आपका विरुलेंट। अब इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सट्रीमली आपके लिए सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर है या फिर हार्मफुल है, उसका जो प्रभाव है ना, उसको बोलते हैं विरुलेंट, है ना। इस मतलब बहुत ही खतरनाक नेगेटिव इफेक्ट होता है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं विरुलेंट। दूसरा होता है रैंसिड, अगला था रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है एक्सट्रीम, हाईली अनप्लीजेंट। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो रैंसिड है, हाईली अनप्लीजेंट है। जैसे अपन बोलते हैं दिस सिचुएशन इज रैंसिड फॉर मी, मतलब हाईली अनप्लीजेंट फॉर मी। ठीक है, मतलब मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उस सेंस में इसको बोलते हैं पर रैंसिड। ठीक है, और दूसरा आखिरी जो आंसर था इसका चिपर, वो आपको मैंने बता ही दिया था। उसी प्रकार से यहाँ वर्ड है आपका कास्केट। कास्केट का मतलब होता है कास्केट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, है ना, एक सक्सेशन के बाद दूसरी एक चीज़ को लेकर आना, उसको बोलते हैं कास्केड, है ना। आपने पढ़ा भी होगा कास्केडिंग इफेक्ट करके, एक शब्द भी सुना होगा आपने। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब इसमें ये
देखिए कितना आसान पेपर था, इसमें कितने आसान वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स दिए हुए, उसमें से बताना है 4 में से कौन सा गलत है, अदरवाइज़ नो एरर लगा देना है आपको। तो जनरल आपकी इंग्लिश का एक टेस्ट हो रहा था, मतलब मैं तो सोचता हूँ इतना आसान क्यों इन्होंने डाल दिया कि आपको वर्ड्स का पता हो, आप सीधे आंसर लगाइए। जैसे इन्वायरमेंट्स लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, यहीं दिख गया, जो जानते हैं वो अच्छे से कि ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे NENTS होता है ना, एनवायरनमेंट होता है। माइनरलाइज सही है, रिकॉग्नाइज सही है, डिस्कस सही है, तो यही गलत हो गया है। अगला बात करें इसी मतलब आंसर समझना, एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे N आएगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच फंडामेंटल जुडिशली, आंखों आंखों में दिख रहा है आपको ब्रीच, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ब्रीच की स्पेलिंग क्या होती है? BREACH, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वी हैव अ स्टैंडिंग विजिट चूज एनी मोर, हालांकि दिख रहा है स्टैंडिंग स्पेलिंग गलत है। कंसेंट कोर्ट रिवोक अटेंडेंस, इसमें देखिए 23 में ज़रा ध्यान से देखिए, तो अटेंडेंस की स्पेलिंग गलत है। अटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? अटेंडेंस की स्पेलिंग होती है ATTENDANCE, यहाँ पे ए नहीं होता है, ई होता है अटेंडेंस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी जिसको मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज सभी इजी। डिलीवर्ड, ओपिनियन, ब्लंटली, कैंडिड, इसमें ज़रा देखेंगे तो डिलीवर्ड भी सही है, ओपिनियन भी सही है, ब्लंटली भी सही है, कैंडिड भी सही है, तो नो एरर, कोई दिक्कत ही नहीं है सीधे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है आपको? सर्ट्स एफर्टलेसली ब्यूटीफुल फॉर्मर, ये तो तीनों सही है। सर्ट्स नहीं होता, वो सूट्स होता है ना। दिस सिचुएशन डजंट सूट्स ऑन मी, या समथिंग बोलते हैं दिस ड्रेस डजंट सूट्स ऑन मी, तो इस तरीके से सूट्स होता है वो, सर्ट्स नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको इसको रीअरेंज करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब देखिए आप 26 में देखिए लिखा है, डिकेड एगो इट सीम्स व्हेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट लाइक ए ब्रेक थ्रो वाज परमुकेटेड ओवर ए, ठीक है। देखते हैं अपन, तो इसमें जो जिससे यहाँ से स्टार्ट करें अपन, बी से पढ़िए आप। व्हेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड ओवर अ डिकेड, ठीक है, ओवर अ डिकेड, क्लू मिल गया। डी से ए को कंबाइन होना ही होना है यहाँ पर, ठीक है। ओवर अ डिकेड, तो डी के बाद ए चाहिए, और पहला सेंटेंस अपना यही है, तो BDA कहीं पर दिख रहा है आपको, या ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए देखिए, डिमांड्स इवन ग्रेटर इफ़िशियंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है, देखिए आप डी वाला पढ़िए पहले। एग्रीकल्चर इज़ अ सेक्टर दैट टुडे डिमांड्स इवन ग्रेटर इफ़िशियंसी, सीधे डी ए से रिलेट हो रहा है, डी के बाद ए आना ही चाहिए, तो डी के बाद ए सीधा इसमें लगा हुआ, सीधे लगा सकते हो आप, तो किसी भी दो को पकड़ लीजिए, आसानी से आप निकल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए 28 की बात करूँ तो मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट की क्या? बिहेवियर ऑफ एन एक्सटेंट, तो ए के बाद सी का तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ए के बाद सी चाहिए हमको, जो कि इसके अंदर आपको दे के रखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, 29 क्या बोल रहा है? अ लॉट ऑफ फैमिली, ठीक है। तो इसमें जो आपका बन रहा है, देर देखिए रिसर्चर्स, ये पढ़िए। रिसर्चर्स एंड फिलोसफर्स हैव एक्सप्लोर्ड इन ग्रेट डिटेल्स द इमोशन ड्रामास ऑफ द लव एंड फैमिली, बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस है ना, अपोजिट वाला जो सीक्वेंस है वही इसका आंसर है, ठीक है। आपको DCBA लगाना है, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर फिलोसफर है, उन्होंने एक्सप्लोर किया है ग्रेट डिटेल्स द इमोशन ड्रामा ऑफ लव एंड फैमिली, लव और फैमिली के इमोशनल ड्रामा के ऊपर इन्होंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लोर करी है, किसने? रिसर्चर और फिलोसफर ने, सीधा सा दिख रहा है आपको। लैक देयर मीन्स टू सेटिस्फाई पॉवर्टी इज सेट देयर बेसिक नीड्स टू बी एन हाई, तो इसकी बात करें आपको, तो इसमें देखिए पॉवर्टी इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी के बाद डी चाहिए, बी के बाद डी बी में है, देखिए पॉवर्टी इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल लैक द मीन्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड, कॉमन सेंस दिख रहा था, ए के बाद सी तो आने वाला है, क्योंकि लैक द मीन्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ही आएगा, तो ए के बाद सी केवल एक ही में लगा था, तो इस प्रकार से ये ख़त्म होता है।
अब आप देखिए IBPS क्लर्क में लास्ट ईयर के पेपर की बात कर रहा हूँ, इसमें मेरे हिसाब से 30 में से किसी भी स्टूडेंट जो ठीक ठाक तैयारी कर रहा है वो 25 के आसपास तो आराम से इसमें पहुँच जाएगा। और इंग्लिश में 25 आपको एक एक्स्ट्रा एज पे लेके जाएगा, एक एक्स्ट्रा एज देगा सिलेक्शन की तरफ। तो मेरा मानना है कि यदि आप डेली अपने रीडिंग को ध्यान दे रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कहीं से भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदू पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, पर आप कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड्स पावर आपकी ठीक हो रही है, रीडिंग आपकी बढ़िया हो रही है, तो धीरे धीरे आप देखिए आप आसानी से इंग्लिश में 20+ 25+ आराम से स्कोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो IPS क्लर्क प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर था, जिसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का भी पेपर लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको इसमें जो भी डाउट रहा हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।